तो बच्चों कैसे हो आप सब। आज बात करने वाले हैं जहां से कल टॉपिक खत्म किया था 3 चैप्टर तक के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे। आज हम चौथे चैप्टर से बात करने वाले हैं स्टार्टिंग की। ठीक है बच्चों, तो चौथा चैप्टर कक्षा 12 के बायोलॉजी का क्या है, वंशागति और विविधता। तो चौथे चैप्टर का पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों क्या है, देखो। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं आपसे, अगर वीडियो को आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला जब भी मैं वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वंशागति आनुवंशिक है ना बच्चों। आनुवंशिक रोग क्या है मनुष्य में, इस रोग के 2 उदाहरण दीजिए। आनुवंशिक रोग क्या है मनुष्य में, इस रोग के 2 उदाहरण दीजिए। तो बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे कि वे रोग क्या बच्चों, वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से प्राप्त होता है ना बच्चों। वे रोग जो संतान को, ठीक है बच्चों, जैसे संतान मतलब पुत्र या पुत्री को उसके माता पिता से जो प्राप्त होता है रोग, उसे हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। जैसे पापा को मम्मी को जो रोग हुआ हो बच्चे को भी हो जाए, है ना, तो उस रोग को हम कौन सा रोग कहेंगे, आनुवंशिक रोग, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वही है कि वे रोग जो संतान को, ठीक है, संतान को उसके माता पिता से आनुवंशिक रूप में प्राप्त होता है, आनुवंशिक रूप में प्राप्त होता है, क्या कहेंगे उसे, आनुवंशिक रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहेंगे बच्चों, उसे आनुवंशिक रोग कहेंगे। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात आपको क्लियर हुई कि आनुवंशिक रोग क्या होता है। देखो अब इसका एग्जाम्पल, इसके आगे आप समझ जाना क्या है कि वे रोग जो संतान को उसके माता पिता से आनुवंशिक रूप में प्राप्त होता है, आनुवंशिक रोग कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल सर जी 2 उदाहरण देना है आपको। तो 2 उदाहरण में बच्चों पहला उदाहरण ध्यान देना है। पहला उदाहरण जैसे हमने क्या किया, पहला उदाहरण वर्णरांधता, कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वर्णरांधता हो गया। जबकि दूसरा एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलेंगे बच्चों, हीमोफीलिया। ठीक है, तो इसके 2 उदाहरण हो गए। आनुवंशिक रोग के 2 उदाहरण कौन कौन हो गए, वर्णरांधता और क्या हो गया बच्चों, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया। ठीक है, इन दोनों को आप एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं, ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। देखो बच्चों, जिसको हीमोफीलिया रहेगा उसका अगर शरीर में कहीं भी कटपिट लग जाएगा, चोट लग जाएगा, तो वहां में मतलब जिस भाग से, जैसे मान लो कि मुझे अगर हीमोफीलिया है, यहां पर अगर कट जाएगा तो यहां से ब्लड निकलेगा, तो उस पर रक्त का थक्का नहीं जमेगा ना, खून का थक्का नहीं जमेगा और खून रुकेगा नहीं, बहता रहेगा। ठीक है, तो यही चीज है कि हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। देखो, क्योंकि इस रोग में व्यक्ति को अगर शरीर पे कहीं भी कट पिट जाता है तो वहां पर रक्त का थक्का नहीं जमता है और खून क्या होता है, बहता रहता है, इसीलिए उसको ब्लीडर रोग कहते हैं। इसीलिए सर जी उसको ब्लीडर रोग कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। चलो मैं लिख दे रहा हूं, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के कट पिट जाने से, या कट लिख देते हैं, पीड़ित व्यक्ति के कट, ऐसे लिखता हूं, पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर कट जाने पर ब्लड मतलब क्या होता है, खून का जो प्रवाह होगा वो बंद नहीं होता या रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, क्योंकि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर कट जाने से, चलिए ब्लड लिखता हूं, ब्लड
का प्रवाह नहीं रुकता, क्योंकि क्यों नहीं रुकता भैया? क्योंकि थक्का नहीं जमता, थक्का नहीं जमता है। रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं जमता सर जी। हीमोफीलिया में व्यक्ति के शरीर पे कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता और उसके शरीर से जो रक्त का प्रवाह है लगातार बहता जाता है। ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर बताएंगे। आप कहानी को भी सुन सकते हैं, तो आप पेपर में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखो बच्चों, विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? कोई दो प्रकार की विभिन्नता बताइए। ठीक है, विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? कोई दो प्रकार की विभिन्नता बताइए। तो ये ध्यान देना कि जैसे एक ही माता पिता की विभिन्न संतानों में अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे ना कि एक ही माता पिता के, जैसे मान लो कि दो ठे पुत्र या दो पुत्रियां हुई, तो दोनों में अंतर पाया जाएगा कि नहीं? एक का चेहरा कुछ अलग होता है, एक का चेहरा कुछ अलग होता है। तो एक ही माता पिता के जो भी संतान होते हैं उनमें कुछ अंतर पाई जाती है। इसी प्रकार द्विधारियों में भी अंतर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? विभिन्नता कहते हैं। इतनी बात क्लियर? जैसे सोचो ना, मम्मी हैं, पापा, कोई भी माता पिता हैं, उनके दो संतान हुए मान लो, या दो से अधिक हो गए, तो उनमें अंतर देखोगे ना, कई प्रकार के अंतर। कोई हल्का सांवला है तो कोई हल्का गोरा है, तो कोई हल्का छोटा है, तो कोई हल्का बड़ा है, कोई मोटा है, पतला, ऐसे कई प्रकार के अंतर पाए जाएंगे। किसी का माइंड थोड़ा ज्यादा डेवलप है, किसी का कम है। तो जो भी एक ही माता पिता के संतान में जैसे क्या होती है? विभिन्नता पाई जाती है, अंतर पाई जाती है, उसी प्रकार जीवधारियों में भी क्या पाया जाता है बच्चों? अंतर पाया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं विभिन्नता। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं, लिख दे रहा हूं, एक ही, ठीक है बच्चों, एक ही माता पिता के संतान में अंतर पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार एक मिनट बच्चों, थोड़ा माइक गड़बड़ हो गया। इसी प्रकार जीवधारियों में भी अंतर पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, जिसे विभिन्नताएं कहते हैं या विभिन्नता कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे बच्चों? विभिन्नता। ठीक है, जिसे विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, एक ही माता पिता के संतान में अंतर पाया जाता है, इसी प्रकार जीवधारियों में भी अंतर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? विभिन्नता कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे? विभिन्नता। ये कितने प्रकार के, जैसे इसके क्या है हमको बताना है, कोई दो प्रकार की विभिन्नता बताइए। तो देखो, पहला जैसे हो जाएगा बच्चों, पहला जो हो जाएगा दैहिक विभिन्नता। पहला जो हो जाएगा इसमें कौन सा विभिन्नता हो जाएगी? दैहिक। जबकि दूसरा हो जाएगा जननिक। जननिक, इसका मतलब क्या होता है? दैहिक मतलब उसके बॉडी से रिलेटेड हो गया, जननिक मतलब उसके जनन अंगों से रिलेटेड हो गया। ठीक है बच्चों, तो दैहिक और जननिक विभिन्नताएं, दो प्रकार की विभिन्नताएं हम बता सकते हैं विभिन्नता के प्रकार में। ठीक है, यहाँ पे और विभिन्नता क्या होती है तो पता है ना। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि जीन की परिभाषा लिखिए। ये कहाँ पाई जाती है? जीन को सबसे पहले बच्चों, जीन को किसने दिया था? जीन शब्द नाम किसने दिया था? तो जीन शब्द जो नाम दिया था, ये ध्यान देना, जॉनसन ने दिया था। एक मिनट, थोड़ा से मार्कर दूसरे यूज करता हूं। जीन शब्द का जो नाम दिया था बच्चों, किसने दिया था? जॉनसन ने। जॉनसन ने जीन शब्द का उत्पत्ति किया था। मतलब जो नाम शब्द दिया था जीन का, जीन किसने दिया था? जॉनसन ने। एक नंबर में आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, तो याद रखे रहिएगा इसको। जीन होता क्या है? ध्यान देना, जीन होता क्या है? तो आनुवंशिकता की इकाई को, आनुवंशिकता की इकाई को बच्चों हम लोग जीन कहते हैं। जीन क्या होता है? आनुवंशिकता के इकाई को जीन कहते हैं।
गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है। ध्यान देना, पूछा गया है कि कहाँ पाई जाती है, गुणसूत्र में पाई जाती है बच्चों, गुणसूत्र में जीन पाई जाती है। जीन का शब्द, जीन शब्द को किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। जीन शब्द को जॉनसन ने दिया था। जीन क्या होती है? तो आनुवंशिकता की इकाई होती है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बच्चों, जैसे अगला क्वेश्चन है एलील। एलील क्या है? एलील क्या है? तो विपर्यासी लक्षणों के युग्म विकल्पों या युग्म विकल्पी बोल सकते हैं को एलील कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो इसमें क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है ना, तो ए भी एलील, ए भी एलील। ठीक है, और जैसे वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये सब क्या है? एलील हैं। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जाम्पल में बता सकते हैं, अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो, नहीं तो यही बता सकते हैं कि विपर्यासी लक्षणों के युग्म विकल्पी को एलील कहते हैं सर जी। अच्छा, अब देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कौन सा क्वेश्चन सर? संकर पूर्वज संकरण, जैसे जिसको वेब क्रॉस से जानते हैं, से क्या तात्पर्य है? इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है, इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है परीक्षण संकरण क्या होता है बच्चों? इसी जगह एक और क्वेश्चन पूछता है परीक्षण संकरण। जैसे यहां पे पूछा है ना संकर पूर्वज संकरण, उसी प्रकार एक और पूछता है परीक्षण संकरण। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इसमें से जरूर आपको, अगर 7 सेट में पेपर छपता है बच्चों, तो 6 से 5 सेट में एक क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा। या तो एमसीक्यू दिखेगा, या तो 1 से 2 नंबर वाले क्वेश्चन में दिखेगा, लेकिन दिखेगा। कभी कभी क्या होता है कि संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर बताओ, ऐसे करके देता है। ठीक है, तो चलो पहले इसको देखते हैं, संकर पूर्वज संकरण क्या होता है। हाँ, इंग्लिश, हिंदी नहीं समझ में आएगी तो उसका इंग्लिश देख लेना। आप लोगों से मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। से क्या समझते हैं तो ध्यान देना, F1 पीढ़ी में, किसमें बच्चों? F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का उनके प्रभावी या अप्रभावी किसी एक प्रकृति के साथ पुनः संकरण पूर्वज संकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का उनके प्रभावी या अप्रभावी किसी एक प्रकृति के साथ पुनः संकरण पूर्वज संकरण कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। चलो एक चीज यही समझ लेना कि जो परीक्षण संकरण होता है बच्चों, परीक्षण संकरण जिसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, उसमें परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, क्या बोलेंगे बच्चों? टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है उसमें ध्यान देना कि जो F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का उनके सिर्फ अप्रभावी के साथ होता है, सिर्फ अप्रभावी के साथ क्या होगा? संकरण कराया जाएगा, अप्रभावी के साथ सिर्फ होगा, तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। मतलब क्या कहेंगे? परीक्षण संकरण कहेंगे बच्चों। इतनी बात क्लियर। प्रभावी के साथ न करके सिर्फ किसके साथ कराओगे? अप्रभावी के साथ हम क्या कराएंगे? पुनः संकरण करा देंगे भैया। अप्रभावी के साथ पुनः संकरण करा देंगे अगर, तो उसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, मतलब परीक्षण संकरण। इतनी बात क्लियर, परीक्षण संकरण होगा। इतनी बात क्लियर सर जी। देखो पूर्वज संकरण क्या होगा कि F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का उनके प्रभावी या अप्रभावी, कोई बोल सकते हो, ऐसे बोलना। ठीक है, दोनों में, ठीक है, दोनों से हो सकता है ये कि किसी एक प्रकृति के साथ पुनः संकरण पूर्वज संकरण कहलाता है, जबकि परीक्षण संकरण में सिर्फ अप्रभावी के साथ होगा। इतनी बात हो गई। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों है हम लोगों का कि सप्रभाविता को परिभाषित कीजिए। क्या है? सप्रभाविता। ठीक है बच्चों, यहां पे ध्यान देना, सप्रभाविता को परिभाषित करना है। यहां पे जब विपर्यासी लक्षणों, जैसे जब विपर्यासी लक्षणों के बीच संकरण करवाया जाता है, तो F1 पीढ़ी में दोनों के ही लक्षण
प्रदर्शित हो जाते हैं। F1 पीढ़ी में क्या होगा, दोनों के ही लक्षण प्रदर्शित हो जाएंगे, इसे ही सप्रभाविता कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर कहोगे तो चितकबरे पशु, जैसे चितकबरा पशु होता है ना, कई रंग होते हैं, जैसे बिल्ली ले लो, भेड़ ले लो, बकरी ले लो, कुछ गाय ले लो, सब आ जाएंगे चितकबरे पशु। चितकबरे जिसमें कई कलर होते हैं ना उनके बॉडी पे, वही। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा सप्रभाविता में कि जब विपर्यासी लक्षणों के बीच संकरण करवाया जाए तो F1 पीढ़ी में दोनों के ही लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं, इसे सप्रभाविता कहते हैं, जैसे में चितकबरा पशु। ठीक है, यहाँ उदाहरण अगर देना होगा बच्चों, उदाहरण भी कभी कभी पूछता है तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम चितकबरे पशु को बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का बच्चों, सर्वग्राही तथा सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन से हैं? सर्वग्राही तथा सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? इसको आप बहुत पिछले कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे होंगे। तो सर्वग्राही क्या हो जाएगा बच्चों, AB, जबकि सर्वदाता क्या होता है, O ग्रुप। जो ब्लड होता है वो O ग्रुप सर्वदाता होता है, जबकि सर्वग्राही क्या होता है, AB होता है। ठीक है, अगला है कि एक उदाहरण दीजिए जहां पे 2 से अधिक एलील एक ही गुण को नियंत्रित करते हैं। 2 से अधिक एलील एक ही गुण को नियंत्रित करते हैं, ऐसा एक उदाहरण देना है। तो जैसे त्वचा के रंग को नियंत्रित करने वाले एलील, त्वचा के रंग को नियंत्रित करने वाले एलील, इसमें 3 प्रकार के होते हैं, ABC, जिसमें कि A कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, कभी कभी आप देखे होंगे कोई बच्चा या मतलब कोई लड़का या लड़की ऐसा होता होगा कि बहुत ज़्यादा गोरी होती होगी या बहुत ज़्यादा गोरा होता होगा, और कुछ होते होंगे बहुत ज़्यादा काला या काली होते होंगे। ठीक है, तो जो गोरा होता है उसमें एक ही प्रकार, मतलब स्मॉल वाले सब आ जाएंगे। अगर स्मॉल वाले ABC अगर आ गए स्मॉल वाले तो बहुत ज़्यादा गोरी हो जाएगी। ठीक है, और अगर ABC कैपिटल वाले आ गए, कैपिटल वाले आ गए तो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है या हो जाती है। ठीक है, कभी आप देखे होंगे कोई लड़की या लड़का बहुत ज्यादा गोरा होता है। ठीक है, और किसी किसी का क्या होता है कि बहुत काली होती है, काला होता है, तो उसमें ए कैपिटल वाले काले में होंगे, जबकि गोरे वाले में क्या होंगे, स्मॉल में। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा ये टॉपिक, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। अब अगला चैप्टर जो चलेगा हम लोगों का 5वां चैप्टर चलेगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। जल्द ही उसका भी पार्ट 3 जल्द ही आपको अपलोड करके वीडियो YouTube पे मेरे आपको जल्द ही मिलेगा। तब तक बच्चों आप क्या करिए, अपनी प्रिपरेशन, पीछे के जो भी चीजें पढ़े हैं उसको रिवाइज करते रहिए, साथ ही साथ मॉडल पेपर पिछले 10 साल का अवश्य आप देखते रहिए। बच्चों मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वही आपके रिजल्ट को निर्धारित करेगा। अगर आपका एक क्वेश्चन पहला से लेकर 6वां तक कोई मिस्टेक नहीं होता तो आप अपने क्लास, अपने स्कूल और अपने डिस्ट्रिक्ट के या आपका जो भी ड्रीम होगा इतना परसेंटेज लाना बच्चों आप अवश्य प्राप्त करोगे। क्योंकि देखो पहला से लेके क्वेश्चन नंबर 6वां तक का टाइम मैनेजमेंट और साथ ही साथ पूरे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, बायोलॉजी में मैंने बताया है आपको कि 29 क्वेश्चन करना होगा, बड़ा पेपर बनेगा। ठीक है ना, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसपे मैंने पूरा टाइम मैनेजमेंट करके बताया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने कल भी वीडियो में बताया था, आज भी बता रहा हूं, उसको जरूर आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।